नमस्कार दोस्तों। यूके ने यूनाइटेड किंगडम ने इनवाइट किया है पीएम मोदी को G7 समिट में, जो कि होने वाला है 11 से 13 जून 2021 को कैरबिस बे, सेंट इवेस, कॉर्नवाल, जो कि इंग्लैंड में एक खूबसूरत सा शहर है। वहां पर ये आयोजन होने वाला है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बुलाया जा रहा है। 2005 में G7 में पहली बार इंडिया को बुलाया गया था, और फिर अभी पीएम मोदी को 2019 में जब फ्रांस में G7 समिट हुआ था तो भी बुलाया गया था एज अ गेस्ट, और G7 के एक्सपेंडेशन की भी बात चल रही थी, जिसको G10 या G11 में ट्रांजिशन किया जा सकता है। तो वेलकम टू नॉलेज यू मस्ट नो। यदि अभी आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सपोर्ट करने के लिए आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बहुत कुछ है जानने के लिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी है। बोरिस जॉनसन इनवाइट्स पीएम मोदी टू G7 मीट इन जून। यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को अतिथि के तौर पर G7 में आमंत्रित किया है, जो कि 11 से 13 जून 2021 में कैरबिस बे, सेंट इवेस, कॉर्नवाल में आयोजित किया जाएगा। देखो, G7 समूह में शामिल देशों के नाम यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए है। रूस के 1997 में शामिल होने के बाद बहुत समय तक इसे G8 के नाम से भी जाना गया। 2014 में रसिया द्वारा क्रीमिया का अधिग्रहण करने के बाद 2014 में रूस को निष्कासित कर दिया गया, और यह पुनः G7 की शक्ल में वापस आ गया। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे। और G7 को स्थापना 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। स्टार्टिंग में इसकी स्थापना करने का उद्देश्य था कि जो उस टाइम पे आर्थिक चुनौतियां हैं उनको टैकल किया जा सके। बोरिस जॉनसन इनवाइट्स पीएम मोदी टू यूके फॉर G7 समिट। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखा जा सकता है कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। G7 का उद्देश्य शुरुआती दौर में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए किया गया था। बाद में जैसे क्लाइमेट चेंज हो गए, है ना, हेल्थ हो गया, मतलब कोरोना वायरस से अभी टैकल करने के लिए इस पर भी चर्चा की जाएगी इस बार। टेररिज्म हो गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो गया, है ना, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, अब इस पर भी चर्चा की जाने लगी है। पिछले साल जो था G7 को 10 से 12 जून कैंप डेविड यूएसए में होना था, जिसमें G7 के विस्तार की भी चर्चा की गई थी। और यहाँ पे बोला गया था कि इसे G10 या G11 में बदला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस थे कि साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या तो इंडिया को, इनको शामिल करके इसको ट्रांजिशन किया जाए। और लेकिन ट्रंप द्वारा इसको पोस्टपोन कर दिया गया, जिसपे आगे बातें नहीं बढ़ पाई। पहली बार जो पहली बार भी भारत G7 में ब्रिटेन के द्वारा 2005 में ही एज अ गेस्ट आमंत्रित किया गया था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2019 में G7 फ्रांस में हुआ था, जहां पीएम मोदी एज अ गेस्ट इनवाइट किए गए थे, और बाई फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो इस साल भारत के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, और 2023 में भी G20 में भारत की प्रेसिडेंसी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत मायने रखती हैं इंडिया के लिए। यहाँ पे ग्लोबली इंडिया के लिए कि बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबली खुद को स्थापित कर सके इंडिया। और देखो, भारत के लिए G7 का महत्व क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चाइना है, चाइना को काउंटर करने के लिए G7 का एक बहुत ही ज्यादा ही महत्व है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोमिनेंट ग्रुप हैं, बड़ी इकोनॉमी है, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप लोग इसमें वो देख सकते हैं। और देखो, जो G20 है वो बना हुआ था 1999 में, जबकि G7 का बना हुआ था 1975। और ये बना हुआ था वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, उनको कुछ और कंट्री को मिलाकर G20 को बनाया जाए। G20 में G7 के साथ, G7 है वो कंट्रीज तो हैं ही, उनके साथ भी
अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की जैसे देश आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बोला, उन्होंने बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने ट्वीट भी उन्होंने बताया हुआ है कि एज द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज द G7 हैज along been the catalyst for the decisive international action to tackle the greatest challenge we face। बोला जा रहा है कि जो आज इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उसमें G7 का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यहाँ पे जो जी सेवन है वो इंटरनेशनल में जो भी चीजें हो रही है, खासकर ज्यादातर जिस टाइम पे ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उन्होंने मतलब चाइना को टारगेट करने के लिए ये सब उन्होंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना जो है इमर्जिंग पावर के रूप में उभर रहा है एक तो यहाँ पे ये चीजें बोला गया है। देखो जो यहाँ पे इंडिया को भी G7 के में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छी सी ट्रेड पे, जैसे अभी 2007 से ही EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इसका जो ट्रेड की बात चल रही है वो अभी 2007 से चल रही है। लेकिन देखो जो जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में शामिल था तो उसे मेन डील ब्रोकर माना जाता था कि जो एग्रीमेंट नहीं हो पाता था EU के साथ, क्योंकि जो EU था, यूरोपियन यूनियन था, वो क्या चाहता था कि इंडिया अपनी ड्यूटी जो है रिडक्शन कर दे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वाइन्स में, स्पिरिट्स में, और इंडिया अपने जो फाइनेंशियल मार्केट है वो ओपन करे, जैसे इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल हो गया है ना, लीगल अकाउंटेंसी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया। तो इस सब में EU चाहता था कि वो अपनी मार्केट ओपन करे, जिसकी वजह से दोनों में 2007 से ही बात हो रही है, लेकिन अभी तक उनमें सहमति नहीं बन पाई है। और देखो उनमें जो बोला गया है कि दो देश जो होते हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं जिनमें वो लोग अपना योगदान दे सकते हैं इंडिया और यूके में, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल हो गया, डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, पेट्रोलियम एंड फूड प्रोडक्शन, इन सब में दोनों देश इस टाइम पे सहयोग दे सकते हैं और एक अच्छी एग्रीमेंट साइन होने की उम्मीद भी है। तो देखते हैं जब G7 2021 में जून में होगा तो देखते हैं कि वहाँ पे इंडिया के लिए वो कैसा होता है। वैसे तो इंडिया तो गेस्ट के रूप में इनवाइट होता रहता है, और देखते हैं ट्रांजिशन होगा तो इंडिया के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं कि वो G7 में खुद को शामिल कर सके। और यदि रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया है वो सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है और जॉब क्रिएटर है यूनाइटेड किंगडम में। और वहाँ पे यदि बात की जाए कि इंडियन ओरिजिन के वहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोग स्टडी करते हैं। अभी इस साल की बात करें तो 5 लाख तक द हिंदू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में तो 5 लाख लोग जो हैं वहाँ पे टूरिस्ट करने के लिए गए, और इससे पहले तो ये आंकड़ा जो था वो दुगना था। वहाँ पे 1.5 मिलियन मतलब कि 15 लाख लोग इंडियन ऑरिजिन के लोग ब्रिटेन में रहते हैं। 15 से जिनमें वहाँ पे बात की जाए तो 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जो कैबिनेट, और जिनमें से 3 लोग कैबिनेट में होल्ड करते हैं और 2 लोगों के पास फाइनेंस और होम ऑफिस अफेयर्स जैसे ऑफिस भी हैं। तो इंडिया और यूके के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। आप देखते हैं कि इंडिया G7 में जाकर गेस्ट के रूप में वहाँ पे वो क्या करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, और इसके रिस्पॉन्स में वो क्या चीज़ें वहाँ पे हासिल करता है। तो इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा चांस है। और जैसे कि इंडिया ने बोरिस जॉनसन को इस रिपब्लिक डे पे इनवाइट किया था, लेकिन वहाँ पे कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट के आने के बाद उन्होंने अपना दौरा यहाँ पे रद्द कर दिया था। और पिछले साल भी डोनाल्ड ट्रंप को भी इनवाइट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसको दौरे को रद्द कर दिया था किसी वजह से। तो 2020 में बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के बोले जाते हैं है ना, तो वहाँ के उनको इनवाइट किया गया था। तो इस तरीके से देखते हैं कि आगे G7 कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि
सब्सक्राइब करना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि कुछ चैनल इस पे वीडियो आते रहे, या आप लोग चाहेंगे कि तो हम लोग आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग सपोर्ट करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसे लग रहा है। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।